नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने शहरियत तरमीमी कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अपने मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि केरला में इस कानून पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। दरअसल हाल ही में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने CAA के हवाले से एक नया ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम खत्म होने के साथ ही कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पिनाराई हफ्ते के रोज रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने कहा है कि वो कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के खात्मे के बाद CAA पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। हम अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़े कर चुके हैं। ये हुकूमत केरला में उस वक्त इस आफत को आने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि बहैसियत रियासती हुकूमत हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस पर अमल नहीं करेंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम यहाँ CAA को नाफिज नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि अमित शाह ने हाल ही में मगरबी बंगाल में एक रैली में मुटवा बरादरी के हिंदू तारिकीन वतन को यकीन दिलाया था कि वैक्सीनेशन मुहिम के बाद CAA नाफिज करना शुरू कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट में इस कानून के मंजूर होने के बाद उसके खिलाफ मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों के दरमियान केरला की कम्युनिस्ट हुकूमत ने कहा था कि वो इस कानून को अपनी रियासत में नाफिज नहीं करेगी। पिनाराई विजयन की हुकूमत वो पहली रियासती हुकूमत बनी थी जिसने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। CAA മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നാൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഈ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ CAA അറിയാലോ, അത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അത് നടപ്പാക്കും എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം കണ്ടു. അത് അത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. BJPയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെയാണ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കണ്ടത്. ഞങ്ങളത് നിലപാട് പണ്ടേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥക്ക് ഈ സർക്കാർ അനുകൂലിക്കില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ല, അത് നടപ്പാക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളോട് ചിലർ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും അതിലൊക്കെ നടപ്പാക്കില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളോട് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നടപ്പാക്കിയോ? ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയോ? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आसाम के शिवसागर में इतवार के रोज मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत आसाम को नहीं तोड़ सकती। राहुल गांधी ने दावा किया कि रियासत में CAA को किसी भी सूरत में नाफिज नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने गले में गमछा यानी एक रुमाल डाला हुआ था, उस पर नो CAA लिखा हुआ था। केरला में वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत आसाम को तोड़ नहीं सकती। जो भी आसाम माहदे को छूने या नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी और आसाम के अवाम मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आसाम के अवाम को मुत्तहिद किया है। इससे कबल इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि तशद्दुद की वजह से कोई अवामी जलसे से घर भी लौट पाएगा या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं और कांग्रेस के तमाम कारकुन आसाम अकॉर्ड के उसूलों का दिफा करेंगे, हम इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने BJP RSS पर आसाम को तकसीम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया और कहा कि वजीर आजम मोदी और अमित शाह इससे मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन आसाम और पूरा मुल्क इससे जरूर मुतासिर होगा। आसाम रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो वाले लोग ये सुन ले, हम CAA को कभी नाफिज नहीं होने देंगे। BJP पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उनका निज़ाम बिल्कुल वाज़ेह है, आसाम में आग लगाओ, आसाम को तकसीम करो और जो कुछ आसाम का है उसे ले लो। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट भी हम दो हमारे दो ने हासिल कर लिया और अब जो कुछ बाकी है वो भी ले जाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वो जानते हैं कि अगर यहाँ आग लगा दी जाए और लोगों को तकसीम कर दिया जाए तो फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर यहाँ आग लगाएं और लोगों को तकसीम कर दें तो जो लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकेंगे। ₹167 टी वर्कर को मिलता है ना भैया? इससे क्या खरीदा जाता है? क्या मिलता है इससे?
तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। इसीलिए ये आसाम को बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आसाम से चोरी करनी है तो आसाम को डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आसाम को डिवाइड नहीं किया तो आसाम से कोई भी शक्ति चोरी नहीं कर सकती। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया 200, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे, और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज टी वर्कर के जेब में डालेगी। मतलब 365 रुपीस। और जो हमारे टी वर्कर्स हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है, इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। आज यहां एनटीपीसी के टनल से 6 और लाशें बरामद की गई। रैनी गांव से भी 6 बॉडीज मिली हैं। तपोवन इलाके में अब तक मिलने वाले लाशों की तादाद 50 हो गई है। 2 लाशें बरामद होने के बाद टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने कहा कि हमें अभी भी टनल में फंसे हुए लोगों को बचा लेने की उम्मीद है। भले ही मुश्किलें कैसी भी हों, इस टनल में अभी करीब 32 वर्कर्स के फंसे होने का शक है। एनडीआरएफ के कमांडर पीके तिवारी के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टनल के अंदर कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। तिवारी ने कहा कि हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अभी भी मायूस नहीं हुए हैं। हमें लगता है कि टनल में अभी भी ऑक्सीजन मौजूद है और ऐसे गैप भी जिसमें लोग जिंदा रह सकते हैं। हमारे 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट लगातार रास्ते तलाशने में लगे हुए हैं और इन पर फौरी अमल किया जा रहा है। टीम टनल में 130 मीटर तक पहुंच चुकी है। इस टनल से लगी एक सुरंग में जुमा और हफ्ते के रोज होल किया गया था। इसका मुहाना 75 mm चौड़ा था। अब कोशिश इसे 300 mm चौड़ा करने की हो रही है ताकि कैमरा और पानी बाहर फेंकने वाले पाइप इंस्टॉल किए जा सकें। एक और बड़ी राहत की बात यह कि ग्लेशियर टूटने से बनी झील से अभी कोई खतरा नहीं है। एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुलेर ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा में बनी इस झील का जायजा लिया। ये झील सानेही के बाद ग्लेशियर के टूटने से बन गई थी। एरियल व्यू और सैटेलाइट इमेज आने के बाद अंदेशा जताया जा रहा था कि झील से अचानक पानी का बहाव हो सकता है और फिर से बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। नवनीत ने झील के पास से ही एक वीडियो बनाकर जारी किया। उन्होंने बताया कि झील से काफी मिकदार में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे में अब कोई खतरा नहीं है। वहीं उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक सानेही के बाद जुमला 206 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इनमें अभी 165 लोगों की तलाश जारी है। ऋषिगंगा, धौलीगंगा और आसपास की नदियों में लोगों को तलाशने का काम तेज कर दिया गया। रेस्क्यू टीम टनल में अंदर के हाल जानने के लिए ड्रोन और रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स की मदद भी ले रही है। इस टनल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है। इसका ज्यादातर हिस्सा सानेही में आए मलबे से भरा पड़ा है। कुल 60 डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं, जिसमें 5 डेड बॉडीज वहां आज बरामद हुई थी और जो टनल वाला एरिया है यहां आज सुबह से लेकर अभी तक 5 डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। किस तरह से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चालू है और रेस्क्यूअर्स शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार अंदर जाकर इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? एक रेस्क्यूअर्स है, उसका जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो हमेशा दिक्कतों भरा होता है और रेस्क्यूअर्स उसी तरह से उसके लिए ट्रेन होते हैं। मेंटली फिजिकली टफनेस वो उनको उस ट्रेनिंग में दी जाती है। किसान तहरीक का आज यानी इतवार के रोज 81वां डे है।
इस बीच हरियाणा के वजीर ज़राअत जेपी दलाल ने मुतनाज़िया बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसान घर पर होते तो उनकी मौत नहीं होती। क्या 6 महीने में 200 लोग भी नहीं मरेंगे? किसानों की मौतें उनकी मर्जी से हुई हैं। हालांकि बाद में दलाल ने सफाई भी दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उधर दिल्ली में 26 जनवरी के तशद्दुद और फिर एहतजाज के मकाम पर हुई पत्थरबाजी के बाद किसान संयुक्त मोर्चा ने अंदरूनी निगरानी बढ़ा दी है। इसके लिए 150 के करीब वॉलंटियर्स लाठी और वॉकी टॉकी के साथ जगह जगह तैनात हैं। वहीं पूरे दिन ट्रैफिक निजाम भी संभालते हैं। पिछले दिनों बंद रहे इंटरनेट को देखते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त किया गया है। वहीं दूसरी जानिब तीनों ज़रई कानूनों की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर बैठे किसान अब हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 18 फरवरी को मुल्क भर में रेल रोको एहतजाज करेंगे। ऐसे में रेलवे इंतजामिया ने सोनीपत रेलवे स्टेशन प्रेमिसेस और रेलवे ट्रैक पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 2 रिजर्व बटालियन बुलाई गई हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के कायद राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया ज़रई कानूनों की मुखालिफत तब तक तेज होती रहेगी जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती। किसान कायदीन का यह भी दावा है कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान अब भी लापता हैं, जबकि करीब 122 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताकत रही है, वो अपने क्षेत्र से राजा रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम यहाँ पर करा और समस्त संयुक्त मोर्चे ने ये प्रोग्राम यहाँ पे करा है। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राज्यपाल जी ने, दर्शनपाल जी ने, गुरुनाम जी ने जो बातें आपको बताई, हमको उन चीजों पे ध्यान हमको सबको रखना है। ये आंदोलन चलता रहेगा। ये नहीं कि गर्मी होगी अब क्या करेंगे, गर्मी होगी तो जनरेटर लगेंगे और तेल बाजार से नहीं आएगा। जैसे जल आया है ऐसे ही तेल आएगा। बड़े बड़े चलेंगे जनरेटर। हमने तो सरकार को कहा कि बिजली का कनेक्शन दे दो। राज्यपाल जी, यहाँ के मंत्री ने कहा कि किसान बिजली चोरी कर रहा है। हमने कहा कि नहीं चोरी करेंगे, हमारे मकान नंबर है, हाउस नंबर डाल लो, हमको कनेक्शन दो, मीटर लगाओ, कॉमर्शियल कनेक्शन दो आप हमको, हम कॉमर्शियल का भी बिल देंगे। आप दो तो कनेक्शन। सरकार में हिम्मत चाहिए कनेक्शन देने की, हम लेने के लिए तैयार है। आप नहीं भी दोगे, हम यहाँ से बिजली यूज नहीं करेंगे गर्मी में। हम जनरेटर रखेंगे अपने 200-200 किलोवाट के जनरेटर चलेंगे। डीजल गांव के लोग देंगे। यहाँ पे कूलर भी चलेंगे, यहाँ पे एसी भी चलेंगे। किसान एसी में सोएगा, बड़े बड़े हॉल यहाँ पे बनेंगे। घबराने की बात नहीं। एसी में ये नहीं कि दिल्ली सोएगी एसी में, किसान भी सोएगा। ढाकुर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं। उन्हें हफ्ते के रोज गिरफ्तार किया गया। दिशा पर इल्जाम है कि उन्होंने किसान तहरीक से जुड़ी टूल किट को एडिट किया था। दिल्ली की कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की स्पेशल सेल की कस्टडी में भेज दिया है। शाम 4:30 बजे साइबर सेल की टीम दिशा को लेकर द्वारका में वाक़ ऑफिस पहुंची। यहां उनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा टूल किट केस की अहम कड़ी है। पूछताछ के दौरान दिशा ने कबूल किया कि उसने टूल किट में कई जानकारियां जोड़ी और उसे एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जराये के मुताबिक मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल ये टूल किट तब बहस में आई थी जब स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। उन्होंने टूल किट शेयर करने के साथ ही किसान तहरीक का भी सपोर्ट किया था। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर नामालूम लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दिशा नॉर्थ बेंगलुरु के 16 देवना हल्ली इलाके की रहने वाली हैं। 21 साल की दिशा के वालिद मैसूरू में रहते हैं और पेशे से एथलेटिक्स कोच हैं। दिशा की मां हाउसवाइफ हैं। स्पेशल सेल के जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर ग्रेटा के टूल किट कैंपेन का हिस्सा थी। ऐसा बनवा दीजिएगा थोड़ा सा गैप दीजिए सर, थोड़ा सा। दिशा कुछ कहना चाहेंगी? दिशा अरे बिजल बना दो, बिजल नहीं यार, हटो। दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? दिशा रोक क्यों रही है?
दिशा कुछ आप कहें। कुछ दिन पहले मरकजी हुकूमत और ट्विटर के बीच तनातनी हो गई। तनातनी इस बात पर हुई कि सरकार ने ट्विटर को 1178 अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा था। ये वो अकाउंट्स थे जिन पर हुकूमत को शक है कि ये पाकिस्तान या खालिस्तानी सपोर्टर्स या बैरूनी जो फॉरेनर्स के, और इन अकाउंट से किसान तहरीक के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। लेकिन ट्विटर ने अकाउंट्स को ब्लॉक करने से मना कर दिया। ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि हुकूमत ने जिस बुनियाद पर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक नहीं है। हुकूमत ने इस पर एतराज जताया। जबकि ट्विटर और हुकूमत के बीच बातचीत होने लगी तो ट्विटर ने ब्लॉग क्यों लिखा। इस पूरी तनातनी का फायदा मिला कू ऐप को, क्योंकि उसके डाउनलोड्स हफ्ते भर में ही 20 गुना बढ़ गए। वेबसाइट पर भी 50 गुना ट्रैफिक बढ़ गई। कू को देशी ट्विटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह भी ट्विटर की तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। जब ट्विटर और हुकूमत के बीच ठनी तो कई मरकजी वुज़रा, बीजेपी कायदीन, सेलिब्रिटीज समेत नीति आयोग जैसे सरकारी डिपार्टमेंट भी कू पर आ गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस देसी ऐप के साथ जुड़े। ये तो बता ही चुके हैं कि कू ट्विटर की तरह ही माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस ऐप को पिछले साल ही मार्च में लॉन्च किया गया था। इसे बेंगलुरु की बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ऐप को हिंदुस्तान के ही अप्रियमय राधाकृष्णा और मयंक विद्युता ने डिजाइन किया है। इस प्लेटफॉर्म पर आप 400 कैरेक्टर में अपनी बात रख सकते हैं। चाहे तो 1 मिनट के वीडियो या ऑडियो में भी अपनी बात कह सकते हैं। यह ऐप अभी हिंदी, अंग्रेजी समेत कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी में मौजूद है। आने वाले वक्त में कंपनी इसमें संस्कृत समेत 12 लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में 2 साल कबल यानी 14 फरवरी 2019 को एक मिलिटेंट हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवानों की शहादत की दूसरी बरसी के मौके पर आज मुल्क भर में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद सियासी कायदीन ने शहीद जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फौज की एक तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सलामती दस्तों पर फख्र है, उनकी बहादुरी आने वाली नस्लों को तहरीक देगी। खबलजी कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पुलवामा हमले में शहीद होने वाले बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन पेश करता हूं और उनके अहले खाना को सलाम। मुल्क आपका मरहून मिन्नत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने 2019 के पुलवामा दहशतगर्द हमले में अपनी जानों का नजराना पेश किया। यह मुल्क उनकी इस खिदमत और उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। हम उनके अहले खाना के साथ खड़े हैं जिन्होंने इस हमले का खुमियाजा भुगतना पड़ा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं उन बहादुर शोहदा को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने 2019 में इस दिन पुलवामा के खौफनाक हमले में अपनी जान गंवा दी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। चेन्नई में उन्होंने 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A फौज को सौंपे। इस दौरान आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद थे। इस टैंक को DRDO ने 8,400 करोड़ की लागत से तैयार किया है। इसके बाद वजीर आजम केरल पहुंचे। यहां उन्होंने कोची में BPCL की 6,000 करोड़ रुपए की प्रोपलिन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम मौसूम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम जिस काम की शुरुआत कर रहे हैं उससे सभी सेक्टर्स को फायदा होगा और हिंदुस्तान की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। The Honorable Prime Minister will lay the foundation for the construction of the Discovery Campus of IIT Madras at Tayyur in Chengalpattu district at a project cost of ₹1,000 crores. The Grand Anakat is a living testimony to our glorious past. It is also an inspiration to our nation's Atmanirbhar Bharat goals.
In the words of the famous Tamil poet Avaiyar, Varappu uyara neer uyarum, neer uyara neel uyarum, neel uyara kudi uyarum, kudi uyara kol uyaram, kol uyara kon uyarvan. When water level rises, cultivation rises. People prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. This is not only a national issue, it is a global subject. Always remember the mantra of per drop, more crop. This will help future generations. Friends, it would make everybody happy that we are inaugurating the 9-kilometer stretch of the Chennai Metro Rail Phase 1 project. This would go from Washermanpet to Bimco Nagar. This project has been completed on schedule despite the global pandemic. The civil construction नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दावा है कि हुक्काम ने उन्हें अपने खानदान बशमुल वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत इतवार के रोज खाना नजरबंद कर रखा है। मौसूफ ने इल्जाम लगाया कि उनके घर में काम करने वाले स्टाफ को भी अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने इन बातों का इजहार इतवार के रोज अपने एक सिलसिलावार ट्वीट्स में किया, जिनमें से एक ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई जिसमें पुलिस गाड़ियों को उनकी वैन जिसमें ये अफराद अजमेर शरीफ जा रहे थे लॉरी से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि मदनपल्ली टाउन के वन टाउन इलाके से ताल्लुक रखने वाले 18 अफराद जियारत के लिए जा रहे थे कि इस वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये वैन रोड डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क की दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 14 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। अमेरिका के 44 रियासतों में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट के करीब 1000 मामले सामने आ चुके हैं। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के मुताबिक सबसे ज्यादा 981 मामले ब्रिटेन में मिले हैं कोरोना के नए स्ट्रेन के हैं। इसके अलावा 13 मामले साउथ अफ्रीका और 3 मामले ब्राजील वाले वेरिएंट के हैं। वहीं जापान ने इतवार के रोज अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। साथ ही कहा कि कुछ दिनों में मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। हालांकि जापान इस मामले में अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों से कई महीने पीछे है। अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में कोरोना के केसेस की तादाद आज 10 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अब तक वबा की वजह से कुल 24 लाख 5 हजार लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 8 करोड़ 11 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में हफ्ते के रोज कुल 86,275 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई और 2,272 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में हफ्ते की रात यानी हम पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 12,188 मुतासरीन मिले हैं, 11,079 अफराद ठीक हुए हैं और 88 अफराद की मौत हुई है। अब तक 1 करोड़ 9 लाख लोग कोरोना से मुतासिर पाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 6 हजार लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,55,000 ने जान गंवाई, जबकि 1,34,000 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 146 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,96,574 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,616 है। जीएचएमसी के हुदूद में 29 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया है। मरकजी वजारत सेहत ने यह जानकारी दी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 3 लोगों की जान गई है। इन लोगों ने 8 से 9 दिन पहले ही वैक्सीन लगवाई थी। वजारत ने यह भी बताया कि अब तक जान गंवाने वाले 25 लोगों की मौत की वजह अलग अलग है। इन्हें दीगर बीमारियां थी। वैक्सीन का मौत से कोई लेना देना नहीं है। 2 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। वजारत के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद 11 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा है, जबकि 16 मौतें अस्पताल से बाहर हुई हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जिन लोगों ने जान गंवाई है उनमें एक की उम्र 35, दूसरे की 38 और तीसरे की 58 साल थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले थे। वजारत सेहत ने बताया कि वैक्सीनेशन के फौरी बाद अब तक 34 लोगों को साइड इफेक्ट के चलते अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इनमें 27 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। 11 ऐसे भी लोग हैं जिनकी मौत हो गई। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के मारूफ चिड़ियाघर में सफेद शेर के मरने वाले 2 बच्चों के बारे में हुक्काम का कहना है कि बज़ाहिर उनकी मौत कोविड-19 से हुई थी। शेर के इन दोनों बच्चों की उम्र 11 हफ्ते थी और वो 30 जनवरी को लाहौर चिड़ियाघर में दम तोड़ गए थे। इससे 4 रोज पहले 26 जनवरी को उनमें पैनलियोकोपिना नामी वायरस की तस्दीक हुई थी। चिड़ियाघर के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में ये बीमारी आम है और ये बिल्ली के मुदाफती निज़ाम को हदफ बनाती है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 329 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 161 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम रोहित के स्कोर की भी बराबरी नहीं कर सकी और 134 रन पर सिमट गई। हालांकि लड़खड़ाती पारी के साथ इंग्लिश टीम ने फॉलो ऑन बचा लिया। टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए 130 रनों की जरूरत थी। दूसरा दिन खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए। इस लिहाज से इंग्लैंड पर 249 रन की लीड बना ली। फिलहाल रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन पर नॉट आउट है। इंग्लैंड के लिए पहली पारी में बेन फोक्स ने सबसे ज्यादा 42 और ओली पोप ने 22 रन बनाए। कप्तान जो रूट समेत 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। टीम इंडिया के रविचंद्रन अश्विन ने 5 और डेब्यू टेस्ट खेल रहे अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। ईशांत शर्मा को भी 2 विकेट और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। कोरोना वबा में पहली बार स्टेडियम में ऑडियंस क्रिकेट मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। शुरुआत चेन्नई के चेपक में चल रहे इंडिया और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच से हुई। दूसरे दिन इस टेस्ट को एक खास ऑडियंस ने, एक खास व्यूवर ने और अलग अंदाज में देखा। ये स्पेशल ऑडियंस थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मोदी इतवार के रोज तमिलनाडु के दौरे पर थे। वो जब चेन्नई से केरल जा रहे थे तो उन्होंने प्लेन से चेपक स्टेडियम की फोटो ली। मोदी ने फोटो को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच का हवाई नजारा देखने को मिला। मोदी की ये फोटो ये पोस्ट वायरल हो गई। इसे 1 घंटे में करीब 1 लाख लोगों ने शेयर किया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।